हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियोस में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए भारत का इतिहास 550 ईस्वी तक यानी कि इतिहास हिस्ट्री को लेकर एक बार पुनः पेश हुए हैं। दोस्तों निबंधात्मक प्रश्नों में से हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियोस के एंड तक बने रहिएगा। एक प्लेलिस्ट का निर्माण हो चुका है जिसमें हम लोग 1 वीक सीरीज के माध्यम से अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियोज में हम लोग निबंधात्मक प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है जहां से आप लगभग काफी हद तक 1 वीक सीरीज हिस्ट्री की क्लासें हमने ली है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वो है प्लेलिस्ट का लिंक है जहां से आप अपने 1 वीक सीरीज के माध्यम से अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों निबंधात्मक प्रश्नों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के रचना में सिक्कों के अध्ययन का क्या महत्व रहेगा। प्राचीन भारतीय इतिहास को अगर हमें जानना है तो उसमें सिक्के हमें जो प्राचीन भारतीय इतिहास में मिलते हैं, सिक्के पुराने मिलते हैं, तो उसका आज की इस अध्ययन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोगों को बताना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास की रचना में सिक्कों के अध्ययन का क्या महत्व रहेगा। तो चलिए, जो तथ्य लिखित साहित्यों से नहीं मिलते, जो तथ्य है वो लिखित भाषा के रूप में लिखा हुआ नहीं मिलता, वहां पर साहित्य साक्ष्य जहां पर हार मान देता है। साहित्य का अर्थ हुआ यानी कि अगर कोई लिखी हुई चीज हमें नहीं मिलती है यानी कि साहित्य है वो हार मान लेता है, लिखा हुआ कुछ मिलता ही नहीं है। और अन्य स्रोत जहां घुटने टेक देते हैं यानी वहां मुद्रा शास्त्र हमारी सहायता के लिए तैयार रहता है। यानी कि जिस स्थान से हमें सिक्का मिलता है, अनेक प्रकार के सिक्के, मान लो कि 1 किलोमीटर के एरिया में से एक प्रकार के सिक्के मिले जहां पर राजा का लोगो लगा हुआ और राजा का फोटो लगा हुआ, यानी कि हम उसको मुद्रा को देखकर, उस सिक्कों को देखकर पहचान सकते हैं कि वहां पर कौन सा राजा था, उसका विस्तार कितना था और उसके जो वो शासन करता था उस पर किसका अधिकार हुआ, किसका नहीं हुआ, यानी कि पूरी डिटेल है वो सिक्कों के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसको हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस प्रमाण ने अनेक रहस्यमय घटनाओं का पता लगाकर इतिहास की टूटी श्रृंखलाओं को जोड़ा है। किसी समय विशेष के इतिहास की जानकारी के लिए सिक्के विशेष योगदान देते हैं। अन्य स्रोतों से इतिहास जो कुछ तथ्य मिलते हैं, दोस्तों अन्य स्रोतों से इतिहास के जो कुछ भी तथ्य मिलते हैं उनकी पुष्टि मुद्राओं से होती है। ओके, और इतना भी नहीं, इतिहास के निरंतर प्रवाह में से कई काल हैं जिसकी अंश में जानकारी केवल मुद्राओं से ही प्राप्त होती है। समझ रहे हो, यहाँ पर जो भी बात बताई जा रही है वो मुद्राओं के बारे में, सिक्कों के बारे में बताई जा रही है कि जहां से किसी और प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाती, वहां से मुद्राओं की जानकारी से हम लोग भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। इसके बाद में अगर हम संक्षिप्त में मुद्राओं का महत्व देखते हैं, यानी कि बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से ऐतिहासिक ज्ञान कराने में मुद्राएं का महत्व। अगर हम ऐतिहासिक ज्ञान की बात करें, पुराने जमाने की ज्ञान की बात करें, तो उसमें मुद्राओं का महत्व रहता है। देखिए, समझने साथ साथ में समझिए इस पॉइंट को कि प्राचीन भारतीय इतिहास में ज्ञान कराने के लिए हमें मुद्राएं है वो महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार से आप अपने एग्जाम में लिख पाओगे। देखिए, सबसे पहला है कि मुद्राओं के ऊपर, मुद्राओं को ढालने के समय के राजा का नाम, अभी मैंने बताया था कि राजा का नाम, जो भी मुद्राएं हैं तो मुद्राएं किस समय डाली गई हैं, बनाई गई हैं, तो उस समय राजा कौन सा था, तो उसका नाम, उसका राज्य यानी कि लोगो राज्य तथा उसके धर्म आदि का अंकन दिखाई देता है। इससे राजाओं की वंश परंपरा का ज्ञान सरलता से हो जाता है। शासक के शासन की अवधि, राज्य विस्तार, तिथि आदि तथ्यों का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यानी कि तिथि वहां की, यानी कि ये कब बना है ये सिक्का, इसके बारे में लिखा होता है उस सिक्के पर, यानी कि हम लोगों को तथ्यों की जानकारी, जो तिथि है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। साथ साथ में शासक के
शासन की अवधि यानी कि वो राजा है वो कितने समय तक उस राज्य का राजा है वो बना रहा, उसकी अवधि कितनी थी, इसके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद में इसमें राजाओं की वंश परंपरा का ज्ञान सरलता से हो जाता है। यानी कि राजाओं की वंश परंपरा, जैसे कि सबसे पहला राजा था उसने सिक्का बनाया, उसके बाद में उसका पुत्र है उसने भी अलग सिक्का बनाया, यानी कि राजाओं के वंश परंपरा की जानकारी है वो मिलती रहती है। अब दोस्तों इसके बारे में आप पॉइंट वाइज लिखना कि सबसे पहले मुद्राओं से हमें क्या क्या मिलता है, कि मुद्राओं पर राजा का लोगो लगा हुआ था और राजा का नाम, राजा का राज चिन्ह और धर्म के बारे में लिखा होता था। इसके बारे में आपको लिखना है कि परंपरा वंश परंपराओं का भी ज्ञान होता है इन सिक्कों के माध्यम से। फिर शासक के शासन की अवधि, जो भी शासक था उसने शासन कब तक किया इसके बारे में पता चलता है, कितने समय तक किया। फिर राज्य का विस्तार, यानी कि उस राजा का राज्य है वो कितना बड़ा था इसके बारे में जानकारी लिखनी है। फिर तिथि आदि तथ्यों का सिक्कों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि कुछ मुद्राओं के ऊपर अंकित चिन्ह राजा विशेष की रुचि का ज्ञान कराते हैं। जैसे समुद्रगुप्त को मुद्रा में वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर अगली बात कही जा रही है कि सिक्कों के माध्यम से हमें उस राजा की रुचि किस बात में है उसकी जानकारी मिलती है। जैसे कि राजा है वो गाने में एक तरीके से रुचि लेता है, तो गाते हुए, वीणा बजाते हुए उसका चित्र है वो मुद्रा पर अंकित किया जाता है। यानी कि मुद्राओं के द्वारा राजा की रुचि के बारे में भी पता चलता है। इसके बाद में पुराने सिक्कों पर दो नामों का अंकन संघर्ष और विजय के सूचक है। दो नामों में से एक नाम विजेता का होता है तथा दूसरा विजित का। ये मुद्राएं राजाओं के विजय के भी सूचक है, यानी कि राजा है उसकी जीत हुई है या फिर हार हुई है। अगर जीत हुई है तो उस मुद्राओं पर लिखा होता था, जिस प्रकार से कि पुराने सिक्कों पर दो नामों का अंकन संघर्ष है और विजय के सूचक है। विजय हुई है तो भी उसका सूचक है अंकित किया जाता था। दो नामों में से एक विजेता का नाम होता था, यानी कि ये तो जीता हुआ, और दूसरा जो विजित है, विजेता और विजित दोनों का नाम होता था। और ये मुद्राएं राजा के विजय की भी सूचना देती है, ये आपको लिखना है। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है कि मुद्राओं का जमीन में गाड़ना। मुद्राओं का जमीन में गाड़ना अशांति काल का सूचक तथा अव्यवस्था का प्रतीक हो सकता है। ये जानकारी भी सिक्कों से प्राप्त होती है। दोस्तों मुद्राओं के माध्यम से हमें ये जानकारी भी प्राप्त होती है कि जब कभी भी कोई ऐसा अशांति का काल आ जाता था, अशांति यानी कि सुख शांति न हो, अशांति होती है या फिर अव्यवस्था होती है, तब वे लोग क्या करते थे, सिक्कों को जमीन में गाड़ लिया करते थे। तो जमीन में मुद्राओं को जमीन में गाड़ना, यानी कि जमीन के अंदर मुद्रा है वो गाड़ी हुई मिली है, इसका कारण ये माना जाता है कि अशांति का सूचक हो सकता है या फिर अव्यवस्था का प्रतीक हो सकता है। ये जानकारी भी सिक्कों से प्राप्त होती है। इसके बाद में जितने स्थान पर कोई एक मुद्रा मिलती है, प्राय उतनी सीमा एक राजा की होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितने स्थान पर कोई एक मुद्रा मिलती है, यानी कि मान लो कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी एक प्रकार की मुद्राएं मिलती है, जितने स्थान पर कोई एक ही प्रकार की मुद्रा मिलती है, प्राय उतने ही सीमा तक राजा की सीमा होती थी। प्राय उतनी सीमा है वो एक राजा की हुआ करती थी। ठीक है, मान लो कि 1 किलोमीटर तक मुद्राएं हमें मिली हैं जो एक ही प्रकार की है, एक ही क्वालिटी की है और एक ही राजा का नाम लिखा हुआ है, तो उस 1 किलोमीटर के एरिया में उस राजा का शासन है, ये जानकारी भी हमें मुद्राओं के माध्यम से मिलती है। इस प्रकार मुद्राएं राज्य की सीमाओं का परिचय देती है। कनिष्क की मुद्राएं गोरखपुर, देवरिया, बलिया, पटना तक मिलती है, अतः इसकी सीमा वहां तक निर्धारित की जा सकती है। इसके बाद में मुद्राओं, अगला पॉइंट दोस्तों कि मुद्राओं में जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर उस समय की आर्थिक दशा का ज्ञान भी किया जा सकता है। यानी मुद्राओं पर जिस धातु का, जैसे कि मुद्राओं पर
मुद्राओं में जिस धातु का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अगर मुद्राएं तांबे की बनी हुई है या फिर मुद्राएं लोहे की बनी हुई है या फिर मुद्रा है वो अलग धातु की बनी हुई है, इस प्रकार से कि मुद्राओं में जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर उस समय की आर्थिक दशा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि वो राज्य गरीब था या अमीर था, उसके बारे में उस धातु से अंदाजा लगाया जा सकता है। सोने चांदी के सिक्के अच्छी आर्थिक दशा को दर्शाते हैं, यानी कि जिस स्थान से सोने और चांदी के सिक्के हैं वो मिले हैं, तो वहां पर ये अंदाज हम लगा सकते हैं कि वहां का राज्य है वो अमीर था, इसलिए वहां पर सिक्के हैं वो सोने चांदी के हुआ करते थे। फिर मिलावटी व निम्न कोटि की धातुओं के सिक्के आर्थिक दशा अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती थी। जब किसी राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी तो वहां पर क्या करते थे कि मिलावटी और निम्न कोटि की धातु का यूज किया जाता था। मिलावटी धातु होती थी क्योंकि आर्थिक स्थिति धन दौलत तो होती नहीं थी, इसलिए वो निम्न कोटि की धातु, सस्ती वाली धातु को लाकर और सिक्कों का निर्माण कर लेते थे। इस प्रकार से हम अंदाजा लगाते हैं कि अगर किसी क्षेत्र से 1 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर में जितना भी उस राजा का राज्य है, उस क्षेत्र में से अगर निम्न कोटि की धातु या फिर बिल्कुल मिलावटी वाली धातु मिलती है सिक्कों के अंदर, तो वो राज्य है गरीब, और अगर सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं तो वो तो है राज्य अमीर। इस प्रकार से हमें पता चलता है। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि मुद्रा पर कलाकृति और लेख पाए जाते हैं। लेख साहित्य ज्ञान करवाते हैं। कलाकृतियां कलात्मक अभिरुचि का ज्ञान कराती है। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि मुद्रा पर कलाकृति और लेख पाए जाते हैं। मुद्राओं पर क्या करते हैं कि कलाकृति और लेख भी लिखे हुए मुद्राओं पर मिलते हैं। लेख साहित्य ज्ञान कराते हैं। अगर मुद्राओं पर कुछ लिखा हुआ है तो वो हमें साहित्य यानी कि लिखे हुए ज्ञान करवाते हैं। कलाकृतियां कलात्मक अभिरुचि का ज्ञान कराती है। कलाकृतियां यानी कि अगर सिक्कों पर किसी अन्य चीज की, जैसे कि कोई मूर्ति का एक कला या फिर कृतियां बनाई हुई है, कोई चित्र बनाया हुआ है, फूल फलों का कोई चित्र बनाया हुआ, कोई चिड़िया का चित्र बनाया हुआ है, तो कलात्मक अभिरुचियों का भी ज्ञान करवाती है। समझ गए पॉइंट को। फिर अगला पॉइंट आता है, 8वां पॉइंट आता है कि सिक्कों का भारत में महत्व। भारतीय इतिहास में मुद्राएं राजाओं के क्रम तथा वंश में उसके स्थान की सूचना देती है। जैसे कि यहाँ पर गुप्त वंश की मुद्राओं से द्वितीय और तृतीय कुमार गुप्त की जानकारी मिलती है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो गुप्त वंश की जो भी यहाँ पर मुद्राएं हैं वो द्वितीय और तृतीय कुमार गुप्त की वंशावली की जानकारी मिलती है सिक्कों के माध्यम से। अब दोस्तों अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो था ऐतिहासिक ज्ञान कराने में मुद्राओं का महत्व। ऐतिहासिक ज्ञान कराने के लिए मुद्राओं का महत्व क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि उस राज्य के बारे में अमीर या फिर गरीब का होना बताया जा सकता है, या फिर उस राजा का राज्य कितना बड़ा था, इसके माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से हम ये बता सकते हैं। यानी कि मुद्राओं का महत्व अभी तक पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब हम दोस्तों धार्मिक इतिहास के अध्ययन के आधार पर मुद्राओं का क्या महत्व है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, धार्मिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से मुद्राओं का महत्व। धार्मिक इतिहास यानी कि सिक्कों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो राजा किस धर्म से था, किस बात को, किस ईश्वर, किस भगवान के अंदर आस्था रखता था। इस प्रकार की जानकारी हम लोग सिक्कों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो धार्मिक इतिहास के अध्ययन में जो सिक्कों का महत्व है उसकी बात करते हैं। चलिए, प्राचीन भारत के धार्मिक संप्रदायों के इतिहास पर भी मुद्राओं से रोचक प्रकाश पड़ता है, ठीक है। धार्मिक संप्रदायों के इतिहास पर मुद्राओं से रोचक प्रकाश पड़ता है। मुद्राओं पर अंकित राजाओं की कतिपय उपाधियों अनेक धार्मिक विश्वासों की अभिव्यक्ति करती है। यानी कि मुद्राओं, जैसे कि किसी राजा के राज्य में जो भी मुद्राएं हैं उन पर अंकित राजाओं की कतिपय उपाधियां, यानी कि राजाओं ने जो अच्छे अच्छे कार्य किए और उस राजाओं को मिली हुई उपाधियों और उनके धार्मिक विश्वासों, राजा है वो किस भगवान पर धार्मिक विश्वास, किस संप्रदाय पर विश्वास रखते थे, इसकी अभिव्यक्ति ये मुद्रा है वो करती है। विम कैडफिसेंस की मुद्राओं पर अंकित माहेश्वर उपाधि तथा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की मुद्राओं पर अंकित माहेश्वर उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की मुद्राओं पर अंकित
परम भागवत की उपाधि इस शासकों के धार्मिक विश्वासों को प्रकट करती है। यहाँ पर दोस्तों एक राजा का नाम है विम कैडफिसेस। इसकी मुद्रा पर माहेश्वर की उपाधि है ना, उस सिक्कों पर, इस राजा के सिक्कों पर माहेश्वर की उपाधि लिखी हुई है। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य की जो मुद्रा है उस पर माहेश्वर उपाधि लिखी हुई है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की मुद्राओं पर अंकित परम भागवत की उपाधि भी यहाँ पर मुद्राओं पर अंकित है। फिर शासकों के धार्मिक विश्वासों को भी प्रकट, शासक है वो कहाँ पर किस संप्रदाय में धार्मिक विश्वास प्रकट करते थे उसके बारे में भी हमें सिक्कों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। मुद्राओं से विदेशी राजवंशों के शासकों द्वारा भारतीय देवी देवताओं की उपासना के महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ पर प्रकाश में आए हैं। फिर कनिष्क की मुद्राएं जिन पर यूनानी, फारसी, भारतीय देवी देवताओं का अंकन मिलता है, उसकी धार्मिक उदारता एवं सहिष्णुता का द्योतक है। प्रवर्ती काल में भारत पर शासन करने वाले हुणों ने हमें शैव मत को स्वीकार किया। यहाँ पर दोस्तों की प्रवर्ती काल में भारत पर शासन करने वाले हुणों में जो शैव मत को स्वीकार, हुण है ना, हुणों ने भारत पर शासन किया। हुणों के द्वारा भारत पर, ये दोस्तों हुणों का आक्रमण आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, तो हुणों ने जब भारत पर शासन किया, भारत पर आक्रमण किया, तब यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने शैव मत को स्वीकार किया, जिसकी पुष्टि उसकी मुद्राओं से होती है। यानी कि हुणों ने भारत में राज्य जो शासन किया उस दौरान उन्होंने हुणों के द्वारा, हुण राजाओं के द्वारा जो मुद्राएं चलाई गई उसमें शैव मत को स्वीकार किया था। इसलिए वहां पर यह भी पुष्टि हो गई है कि इन्होंने शैव मत को स्वीकार किया था। किसके माध्यम से पुष्टि हुई है? तो ये सिक्कों के माध्यम से हुई है। हुण नरेश मिहिर कुल की मुद्राओं पर शिव के वाहन नंदी का अंकन प्राप्त होता है। कतिपय गणराज्यों में देवता विशेष की उपासना प्रचलित थी, उसकी सूचना हमें उनकी मुद्राओं से प्राप्त होती है। उदाहरणों के लिए योद्धेय मुद्राओं पर कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है। कौन सी? योद्धेय मुद्राओं पर कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है और उन पर ब्रह्मणे देवस्य अथवा ब्रह्मणे कुमारस्य लिखा हुआ यहाँ पर मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि आर्थिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से मुद्रा का महत्व। अभी तक हमने पढ़ा कि धार्मिक इतिहास की दृष्टि से, यानी कि पुराने जमाने में कौन सा धर्म राजा मानते थे, वहां की प्रजा मानती थी, इसके बारे में अभी तक पढ़ा कि मुद्राओं के माध्यम से हमें धर्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि किसने धर्म को स्वीकार किया और किसने नहीं किया, किसके द्वारा कौन सा धर्म उपाधियों को भी वो धार्मिक भावनाओं को सिक्कों के माध्यम से प्रकट करते थे। इस प्रकार की बातों को अभी हमने पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे आर्थिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से मुद्राओं का महत्व। मुद्राओं की उत्पत्ति मूलतः आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु हुई है। मुद्राओं की उत्पत्ति क्यों हुई है? क्योंकि आर्थिक समस्या का अर्थ हुआ दोस्तों रुपए, पैसे, धन दौलत आर्थिक स्थितियों के अंतर्गत आती है। अगर कम है तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, अगर ज्यादा है तो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। तो उसी प्रकार से कि मुद्राओं की उत्पत्ति है वो मूलतः आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए हुई है। अतः मुद्राओं से आर्थिक इतिहास पर प्रकाश पड़ना सर्वथा स्वाभाविक है। यानी कि मुद्राओं से आर्थिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है कि मुद्रा वहां की किस प्रकार की है, सोने की है, चांदी की है, तांबे की है या फिर मिलावटी धातु की है, तो हम वहां की आर्थिक स्थिति को समझ सकते हैं। मुद्राओं की धातु, उसका आकार, उसकी तोल, उन पर अंकित प्रतीक, उसकी प्राप्ति स्थल आदि न्यूनाधिक रूप से आर्थिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। मुद्रा के लिए आवश्यक धातु कहाँ से प्राप्त होती थी, इस तथ्य का विवेचन भी हम आर्थिक इतिहास के अध्ययन में ये सहायक सिद्ध हो सकता है कि वो धातुएं कहाँ से प्राप्त होती है, ये भी हम प्राप्त कर सकते हैं इस अध्ययन की आर्थिक इतिहास की सहायता से अध्ययन के आधार पर। फिर आता है दोस्तों अगला पॉइंट है कि कुषाण स्वर्ण मुद्राओं की आकस्मिक रूप से अधिक संख्या को दृष्टि में रखते हुए राम शरण शर्मा ने यह विचार व्यक्त किया। कुषाण स्वर्ण मुद्राओं की आकस्मिक रूप से अधिक संख्या को दृष्टि में रखते हुए राम शरण शर्मा ने यह विचार व्यक्त किया कि मुद्राओं के निर्माण के लिए स्वर्ण का प्रमुख स्रोत रोमन स्वर्ण मुद्राएं थी। उन्हें गलाकर कुषाण स्वर्ण मुद्राएं निर्मित हुई। कुषाणों की
रजत मुद्राओं के अभाव पर विचार करते हुए शर्मा ने यह मत व्यक्त किया कि खड़गपुर की पहाड़ियों में उपलब्ध चांदी की खानें कुषाणों के प्रभाव क्षेत्र से बाहर थी, अतएव मुद्रा निर्माण हेतु चांदी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगी। द्वितीय एजेज द्वितीय के काल में द्वितीयतः एजेज द्वितीय के काल में रजत मुद्राओं में हुए पर्याप्त मिलावट के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारतीय रजत मुद्राएं, ये दोस्तों बातें लिखी गई है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी अपने एग्जाम में याद रखने लायक बातें थी उनको हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की अध्ययन की दृष्टि से मुद्रा का महत्व, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अगर हम इतिहास के बारे में देखें तो वहां पर किस प्रकार से महत्व रखती है कि समाज के अंदर, और सांस्कृतिक यानी कि रीति रिवाजों या फिर वहां के रहन सहन पहनावे के बारे में, इस प्रकार से हम लोग इसके महत्व की बात करेंगे। फिर मुद्राओं से सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन में भी सहायता मिलती है। मुद्राओं पर अंकित उपाधियां इस बात का संकेत करती हैं कि कुछ क्षेत्र में विवाह के उपरांत भी वधु का गोत्र परिवर्तन नहीं होता था। यहाँ पर दोस्तों एक बात लिखी हुई है जो इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहाँ पर बात की गई है कि मुद्राओं से सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार से आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है ना, कि मुद्राओं की सहायता से सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मुद्राओं पर अंकित उपाधियां इस बात को संकेत करती हैं, मुद्राओं पर जो उपाधियां मिलती है राजाओं की और रानियों की, उससे इस बात की ओर इशारा करता हुआ, अंकित करता हुआ दिखाई देता है कि कुछ क्षेत्र में विवाह के उपरांत भी, विवाह होने के बाद भी वधु का गोत्र परिवर्तन नहीं होता था। विवाह होने के बाद भी जो वधु का गोत्र है वो वही उस चिक्कों के अंदर मिला है। इसका अर्थ हुआ कि विवाह होने के बाद में भी जो उसकी रानी है उसका गोत्र परिवर्तन नहीं होता था, वही लिखा जाता था जो होता था। ठीक, मुद्राओं से समकालीन समाज में प्रचलित वस्त्र, आभूषण, मनोरंजन के साधनों आदि के विषय में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। मैंने कहा ना, रीति रिवाज, रहन सहन, पहनावा, तो वही बात कि मुद्राओं से समकालीन समाज, यानी कि मुद्रा जिस स्थान पर जिस राज्य में थी तो वहां की प्रजा किस प्रकार से वस्त्र, आभूषण, मनोरंजन के साधनों, मनोरंजन के जो भी साधन उस समय होते थे उसके विषयों पर भी पर्याप्त जानकारी चिक्कों के माध्यम से प्राप्त होती है। फिर गुप्त मुद्राओं से तत्कालिक शासकों की आखेट प्रियता तथा उसके संगीत प्रेम पर प्रकाश पड़ता है। दोस्तों, गुप्त मुद्राओं से तत्कालीन शासकों की आखेट प्रियता, जो तत्कालीन, जो उस समय के जिस समय मुद्राएं बनी थी उस समय, यानी कि उस तात्कालीन समय में शासक की आखेट प्रियता, यानी कि शासक है वो किस जीव को आखेट करता था, शिकार करता था, उसकी आखेट प्रियता किसको शिकार करने में पसंद करता था, तथा उसके संगीत प्रेम, यानी कि जैसे कि अभी हमने बात की, जो शासक हुआ करते थे वो अपने संगीत प्रेम, जैसे कि उसने वीणाओं का वहां पर अंकन किया। ठीक है, फिर आता है अगले जो भी विचारक है जैसे कि एम के धवलीकर ने भक्ति, यवन, कुषाण और गुप्त मुद्राओं के आधार पर प्राचीन भारत के सांस्कृतिक जीवन का चित्र प्रस्तुत किया। समकालीन समाज में प्रचलित वस्त्र, आभूषण, केश सज्जा, गृह सज्जा के उपकरण, आयुध, कवच, रथ आदि के प्रकारों का विस्तृत विवेचन किया है। गुप्त मुद्राओं पर व्याघ्र, गैंडा आदि पशुओं की आखेट के दृश्य अंकित मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये बातें ध्यान रखना, अभी तक तो वस्त्र वगैरह और केश सज्जा इसके बारे में, कवच के बारे में, रथ के बारे में, आयुध के बारे में, उपकरण के बारे में हमें चिक्कों से जानकारी मिलती है, ये तो हम लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। लेकिन इसके बाद में और जानकारी है कि गुप्त मुद्राओं पर व्याघ्र, जो भी गुप्त शासक थे तो गुप्त शासन में जो भी मुद्राएं बनी उसको कहेंगे गुप्त मुद्राओं पर व्याघ्र, है ना, व्याघ्र का शेर का, वहां पर व्याघ्र का क्या है, चित्र अंकित है। फिर किस पर, मुद्राओं पर, है ना, चिक्कों पर। फिर गेंडे का है, और पशुओं के आखेट के दृश्य अंकित है। गुप्त मुद्राओं पर पशुओं के आखेट के दृश्य है वो मिलते हैं। साथ ही यत्र तत्र शासकों के दाम्पत्य जीवन के चित्र भी अंकित है। यत्र तत्र शासकों के, यहाँ वहां के शासकों के दाम्पत्य जीवन के भी चित्र यहाँ चिक्कों के माध्यम से में प्राप्त होते हैं। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के पर्यंक स्थित राजा रानी
प्रकार की मुद्राओं पर राजा को रानी के साथ आसित दिखाया है। यहाँ पर राजा को रानी के साथ में आसित दिखाया, इस प्रकार के वहाँ पर चिक्कों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आप जैसे आप ही के सम्मान जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी है उन पर इन बनवेक सीरीज का लाभ पहुंच सके। देखिए इसके बाद में हम लोग अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं। जैसे कि अभी तक हमने सामाजिक की बात की, आर्थिक की बात की और धार्मिक की बात की कि धार्मिक दृष्टि से चिक्कों का महत्व, इतिहास में आर्थिक दृष्टि से चिक्कों का महत्व। लेकिन अब बात करेंगे कि कला में चिक्कों का महत्व, किस प्रकार से कला वहां पर वितरित थी। जैसे कि कोई भी कलाकृति, मूर्तियों को बनाना है या फिर किसी लिखावट को लिखना है या फिर किसी अन्य चित्रों को बनाना है तो उसकी जानकारी भी हमें चिक्कों के माध्यम से मिलती है। देखिए अगला है कला साहित्य के अध्ययन के स्रोतों के रूप में मुद्रा का महत्व। कला साहित्य के अध्ययन के स्रोतों के रूप में देखिए प्राचीन भारतीय मुद्राएं कला एवं प्रतिमा लक्षण के अध्ययन की सीमा में भी सहायक सिद्ध हुई है। यहाँ पर है वो कि प्राचीन भारतीय मुद्राएं, प्राचीन भारत की जो मुद्राएं आज हमें प्राप्त हो रही है वो कला एवं प्रतिमा लक्षण के, कला किस प्रकार थी वहां की प्रतिमा, कला एवं प्रतिमा लक्षण के अध्ययन की दिशा में भी सहायक सिद्ध हुई है कि प्राचीन समय में किस प्रकार की मुद्राएं उसकी कलाओं के बारे में, उसकी प्रतीकों के बारे में, प्रतिमा के बारे में भी हमें जानने में सिद्ध सहायक हुई है। उल्लेखनीय है कि नंदी के साथ शिव का स्पष्ट अंकन पहली बार विमकेडफिसेस की मुद्राओं पर मिलता है। यहाँ पर एक शासक का नाम है विमकेडफिसेस, तो इसकी मुद्राओं पर यानी कि नंदी के साथ में शिव की स्पष्ट अंकन, नंदी और शिव का स्पष्ट अंकन पहली बार विमकेडफिसेस की मुद्राओं पर मिलता है और इस मुद्रा पर अंकित शिव प्रतिमा लक्षण प्रतीत इस मुद्रा पर अंकित शिव प्रतिमा लक्षण प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी, यानी कि यहाँ पर बात बताइए कि प्रतिमा विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं, यानी कि किस प्रकार से वो चित्र बनाया करते थे उसके अध्ययन के लिए उपयोगी हुई है साबित। इस प्रकार कनिष्क प्रथम की मुद्राओं पर बुद्ध का अंकन बुद्ध प्रतिमा की उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुषाण शासक कनिष्क और हविष्क की मुद्राओं पर विविध देवी देवताओं का अंकन मिलता है। यहाँ पर कुषाण शासक कनिष्क और हुविस्क की मुद्राओं पर विविध प्रकार की देवी देवताओं, अलग अलग देवी देवताओं के अंकन यहाँ पर हुण शासकों की मुद्राओं पर मिलते हैं, जिनका अध्ययन प्राचीन भारतीय कला एवं प्रतिमा शास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुआ है। गुप्त सम्राटों की मुद्राओं पर प्राय पौराणिक धर्म से संबंध देवी देवताओं का अंकन है। दोस्तों यहाँ पर और बात है कि गुप्त सम्राट जो गुप्त वंश था उनकी मुद्राओं पर पौराणिक बौद्ध धर्म की देवी देवताओं का अंकन मिलता है और इन मुद्राओं से भी प्रतिमा लक्षण पर प्रचुर प्रभाव पड़ता है, प्रकाश पड़ता है। उदमासिन लक्ष्मी, सिंहवाहिनी दुर्गा, मकरवाहिनी गंगा का अंकन गुप्त मुद्राओं में देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों गुप्त कालीन जो मुद्रा है वहां से हमें दुर्गा, जैसे कि यहाँ पर लिखा कि मकरवाहिनी गंगा और सिंहवाहिनी दुर्गा और परमासीन लक्ष्मी, इनकी गुप्त वंश की मुद्राओं पर इन देवी देवताओं की जो अंकन है वो देखने को मिलता है। फिर कलात्मक दृष्टि से नारत्री यौवनों की मुद्राएं भी अत्यंत सुंदर है। कलात्मक दृष्टि से नारत्री यौवन जो शासक हुआ करते थे उनकी मुद्राओं पर ये कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सुंदर है। इन्हें गंगाधर कला के विषय के प्रेरक के रूप में देखा जा सकता है। और यहाँ पर दोस्तों जो भी बातें लिखी गई है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी उनको हमने पढ़ लिया। मुद्राओं से समकालीन भाषा, और दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट आ गई है कि मुद्राओं से समकालीन भाषा, लिपि और साहित्य पर भी प्रकाश पड़ता है। अब मुद्रा चिक्कों के माध्यम से समकालीन यानी कि उस समय कौन सा समय, जिस समय सिक्का बना था, यानी कि सिक्कों की समकालीन भाषा, सिक्के जिस समय बने थे उस समय यानी कि उस समकालीन भाषा
किस प्रकार की भाषा वहां पर उस समय चलती थी उसके बारे में, लिपि कौन सी थी भाषा की, साहित्य पर प्रकाश पड़ता है और अनेक लिखित मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं जिसमें समकालीन भाषा और लिपि पर प्रकाश पड़ता है। साथ ही शासकों की साहित्यिक अभिरुचि का भी ज्ञान प्राप्त होता है। शासक है वो कौन से साहित्य में रुचि रखते थे, किस ग्रंथ को लिखने में रुचि रखते थे, कविताओं को लिखने में या फिर दोहों को लिखने में या फिर किन्हीं अपनी अनेक प्रकार की घटनाओं विजयों के बारे में लिखने की, यानी कि राजा की कौन सी अभिरुचि है उसका भी ज्ञान प्राप्त होता था लिखने के अंदर, यानी कि राजा किस बात को लिखता है और राजा की रुचि का भी हमें अंदाजा लग सकता है। सातवाहन मुद्राओं पर प्राय प्राकृत भाषा का प्रयोग मिलता है। सातवाहन कौन सी, सातवाहनों की भाषाओं पर हमें प्राकृत भाषा का अंकन है वो मिलता है, प्रयोग मिलता है। गुप्त शासकों के अध्ययन से स्पष्ट होता है, गुप्त शासकों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस काल में संस्कृत भाषा लोकप्रिय थी। गुप्त काल में, यहाँ पर ध्यान रखना, गुप्त काल में गुप्त शासकों की कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा लोकप्रिय थी। गुप्त मुद्राओं पर अंकित काव्यमय विरुद्ध तत्कालीन शासकों की काव्य प्रियता को प्रकट करता है। यानी कि जो गुप्त मुद्रा है वहां से हमें ये भी पता चलता है कि काव्य विरुद्ध तत्कालीन शासकों की काव्य प्रियता को भी हम यहाँ से देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इन सिक्कों के बारे में केवल हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ की किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार से वहाँ पर कलात्मक और सांस्कृतिक और सामाजिक और साथ ही साथ में धार्मिक लोकप्रियता, मान्यता, इसके बारे में भी हमें सिक्कों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। निष्कर्षतः निष्कर्ष क्या निकला, अभी तक हमने जिस प्रश्नों को, जिस उत्तर को पढ़ा उससे हमें निष्कर्ष देखने को मिला। हम देखते हैं कि प्राचीन मुद्राएं जो विभिन्न कालों की है तथा विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुई है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनेक अंधकार युगों से प्रकाशन में तथा अनेक ऐतिहासिक गुत्थियों को सुलझाने में सिद्ध हुई है। यानी कि अनेक प्रकार की ऐसी बातें हैं जो गूंथ चुकी है, अनेक प्रकार की बातों से, कहानियों से उसको सुलझाने में भी ये हमारी सिक्के हैं वो महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। यानी कि अनेक अंधकार युगों के प्रकाशन में ऐसे युग थे जिसको हम जान नहीं पाए, उसको हम सिक्कों के माध्यम से क्या करते, सुलझाने में सिद्ध हुई है। इसमें मौलिक रूप से प्राप्त होने के कारण ये मुद्राएं अभिलेखों को छोड़कर अन्य साक्ष्यों की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। यानी कि ये है वो मुद्राएं अभिलेखों को छोड़कर, अभिलेख हैं जो भित्तों पर चित्र, दीवारों पर चित्र, हमें अभिलेख है को छोड़कर अन्य साक्ष्यों की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। यानी कि आप चाहे शिलालेख की बात करें, आप चाहे अभिलेख की बात करें या फिर आप स्तंभ लेख की बात करें, हमने पिछले वीडियोस में स्तंभ लेख, अभिलेख इस पर बात की है, आप जरूर देखना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सिक्के हैं वो अधिक विश्वसनीय प्रकट करते हैं। जब हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो अच्छी तरीके से उस राजा के बारे में जान सकते हैं। यानी कि सिक्का है वो अधिक विश्वसनीय, मुद्राएं अधिक विश्वसनीयता के साथ में हम कह सकते थे कि ये राजा यहाँ तक सीमित था, इसकी सीमा इतनी लंबी थी और साथ ही साथ में वो राजा किस प्रकार की धार्मिक आस्था रखता था, उसके विचार कैसे थे, वो किस संगीत को लोकप्रियता देता था या फिर वो अध्ययन साहित्य पर जोर देता था, उसकी प्रियता थी, वो किस आखेट यानी कि शिकार किस जीव का करता था, इसके बारे में भी हम उस मुद्राओं को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियोस में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस था आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री के एग्जाम के लिए। दोस्तों इसी प्रकार से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन उससे पहले एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियोस को लाइक करते जाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपने दोस्त को अनुमति देवे। जय हिंद, जय भारत।